सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी चंदा। इसे उनकी किताब औरत का सफर जेल से जेल तक से लिया गया है और जिसे प्रकाशित किया है अगोरा प्रकाशन वाराणसी ने। शादी के पहले चंदा अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में काम किया करती थी। शादी के बाद कुछ दिन वो घर में रही और फिर से काम पर निकल पड़ी। एक तो उसकी शादी घर के पास ही हुई थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये उसकी जरूरत थी। माँ ने और पति ने दोनों ने समझाया कि मिला हुआ काम छोड़ना अक्लमंदी का काम नहीं है। उसका पति राजगीर मिस्त्री था। केवल उसकी कमाई पर तो घर चल नहीं सकता था। घर में सास ससुर भी थे। वे दोनों भी कुछ न कुछ काम करते थे, तब जाकर घर का खर्च ठीक से चलता था। इसी कारण शादी के 1 महीने बाद ही जब उसे घरों से मालकिनों का बुलावा आने लगा तो उसके ससुराल वालों ने मना नहीं किया, बल्कि खुश हुए कि बहू भी कुछ पैसे कमाएगी। शादी के वक्त चंदा की उम्र केवल 18 ही रही होगी, लेकिन देखने में वो बड़ी लगती थी। पढ़ना लिखना भी जानती थी। घरों में चूल्हा बर्तन करने का काम मिलने लगा, इसीलिए दूसरे कामों के बारे में उसने सोचा ही नहीं। अब भले ही उसके लिए उसे पछतावा होता है कि माँ ने जो एक बार लगा दिया तो उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ये उसकी गलती थी। चंदा को भ्रम है कि पढ़े लिखों को काम आसानी से मिल जाता है और वे सम्मानजनक जीवन जीते हैं। शादी के 1 साल बाद चंदा गर्भवती हुई। ये बात उसने अभी केवल अपने पति को ही बताई थी। दोनों काफी खुश थे और अम्मा को कैसे बताएं, इस रोमांच में डूब उतरा रहे थे। लेकिन अम्मा को बताने से पहले डॉक्टर से पक्का कर लेना भी जरूरी था। उसने डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए 1 दिन की छुट्टी कर ली और जांच कराई। खबर पक्की निकली। अब बस अम्मा को बताना था। सोच रही थी कि अगले ही रोज बता दें या फिर कुछ दिन बाद बताएं। पति उसे छेड़ रहा था, न बताने से खुद को रोक सकोगी, पेट में खाना हजम नहीं होगा। लेकिन उसने तय किया आज पति घर पर हैं तो उसे ज्यादा शर्म आएगी। कल सुबह के काम से लौटने के बाद जब पति घर में नहीं होगा उस वक्त वो अम्मा को बताएगी। अगले ही दिन रोज की तरह चंदा एक वकील साहब के घर में काम करने के लिए गई। ये काम उसे 15 दिन पहले ही मिला था, इसीलिए शुरू से ही ज्यादा छुट्टी करना उसे ठीक नहीं लगा था। वहां पहुंचकर देखा कि वकील साहब का सिलेंडर चोरी हो गया है। उसके वहां पहुंचते ही उन्होंने चोरी का इल्जाम चंदा पर लगा दिया और सबूत में कहा कि इसीलिए वो 1 दिन पहले काम पर नहीं आई थी। चंदा के मना करने पर भी उन्होंने थाने में जाकर चंदा के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस वालों ने चंदा के घर की तलाशी भी ली, लेकिन कहीं सिलेंडर नहीं मिला। वकील साहब ने कहा कि चंदा ने उसी दिन सिलेंडर चुराकर उसे बेच दिया है। चंदा के घर पर रखे 5,000 रुपए को उन्होंने सिलेंडर बेचने से हुई आय बता दिया। दरअसल ये अघोषित ऐलान है कि गरीब अपने पास अधिक रुपए नहीं रख सकता। उसे अपराधी बताने के लिए इतना भर सबूत काफी होता है। आदिवासी अपने घर पर अधिक अनाज या बड़े बर्तन नहीं रख सकता। ये उसे माओवादी बताने के लिए पर्याप्त होता है।
मुसलमान अपने घर पर बड़ा चाकू नहीं रख सकता, ये उसके हिंसक होने का पर्याप्त सबूत होता है। तो पुलिस ने चंदा के घर पर मिले 5,000 रुपए उसके सिलेंडर चोर होने का पर्याप्त सबूत मानकर ये रुपए को भी अपने कब्जे में ले लिया। मामला चूंकि वकील साहब का था, इसलिए पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाई और चंदा और उसके घर वालों को लाख मिन्नतें करने पर भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल भेजने के पहले चंदा को एक दिन गैर कानूनी तरीके से धूमनगंज थाने में रखा गया था। पुलिस वालों का कहना था कि 2 दिन थाने में रहेगी तो पुलिस वाले सब कुछ उगलवा लेंगे, लेकिन ये चंदा से सच उगलवाने के लिए नहीं था, अपना असली रूप दिखाने के लिए था। थाने में 2 पुलिसकर्मियों ने चंदा के साथ बलात्कार किया। इस हिंसक पुलिसिया कृत्य से चंदा का गर्भपात हो गया। एक दिन बाद जब चंदा चलने लायक हो गई तो उसे इस धमकी के साथ कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया कि कुछ बोला तो पति को भी अंदर कर दूंगा। जेल आने के समय सभी महिलाओं को स्पष्ट नजर आ रहा था कि चंदा को चलने में तकलीफ हो रही है। जब औरतों ने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि पहले कुछ दिन तो उसने किसी को कोई भी बात नहीं बताई, कोई बात नहीं की। सप्ताह भर बाद उसने अपने करीब आई एक महिला को ये बताया कि उसके साथ थाने में बलात्कार हुआ है और उसके बाद से उसका रक्तस्राव नहीं रुक रहा है, काफी तकलीफ भी है। हमेशा जेल व्यवस्था से डरी रहने वाली औरतों ने उसे मेडिकल जांच कराने के लिए कोर्ट में बोलने की हिम्मत दिलाई और उसने ऐसा कर भी डाला। उसे मेडिकल के लिए तो ले जाया गया, दवाइयां भी दे दी गईं। उसके बाद जेल के कुछ बड़े अधिकारी उससे बात करने भी आए। मैंने जेल के अंदर से ही एक महिला संगठन के पास समर्थन के लिए संदेश भिजवा दिया। तब चंदा में कुछ और हिम्मत आ गई। उसने अगली मुलाकात पर यह बात अपने पति को बताई। पति पहले तो परेशान हो गया, फिर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अदालत की अगली तारीख पर उसने कोर्ट में वकील से इस संबंध में बात की, लेकिन वकील की पोशाक के अंदर बहुत से पुलिस के दलाल भी होते हैं। वकील से ही ये बात पुलिस वालों तक पहुंच गई। पुलिस वालों ने उसी दिन कोर्ट के बाहर चंदा के सास ससुर और पति को धमकी दी कि यदि ये शिकायत जज के सामने पहुंची तो चोरी के इल्जाम में सभी को अंदर कर दिया जाएगा। पति तो नहीं, लेकिन उसके सास ससुर डर गए। चंदा को सब कुछ मालूम नहीं था। वो तो पति और वकील को बताकर निश्चिंत हो गई थी कि उसने अपना काम कर दिया। चंदा ने वापस लौटने पर जेल में औरतों को बताया कि अगली डेट पर उसका वकील जज के सामने इस बात को लिखित शिकायत कर देगा और उसका बयान लिया जाएगा। जेल की औरतों ने उसकी और उसके परिवार की हिम्मत की सराहना की। सप्ताह भर तक चंदा की हिम्मत और उसके साथ हुए बलात्कार की चर्चा होती रही। इस बातचीत में 2 और मामले खुले। हत्या के एक मुकदमे में कौशाम्बी थाने की 23 साल की स्नेहा 1 साल तक जेल में रहने के बाद जब आकर खुली कि पुलिस वालों ने उसे 3 दिन तक थाने में पूरी तरह नंगा करके रखा था और उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ। आते जाते उसका मुंह बंद रखने के लिए धमकी के साथ 500 रुपए भी दिए और कहा, ये खुश करने का इनाम है, तुझे हम और दिन रखना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। धूमनगंज थाने की ही पूजा जब आई तो उसके दोनों गाल एकदम काले थे, उसमें खून जमा हुआ था। उसने अब बताया कि थाने में एक दिन रहने के दौरान पुलिस वाले आते जाते हर समय उसका गाल नोच कर जाते थे, इससे उसका गाल काला पड़ गया। कहने को तो जेल आते समय और जेल के अंदर हर कैदी का मेडिकल होता है ताकि ये पता चल सके कि उसके साथ पुलिस वालों ने कोई ज्यादती तो नहीं की है, लेकिन ये मेडिकल एक औपचारिकता भर ही होती है। ये मेडिकल करने वाले डॉक्टर खुद पुलिस की ही भूमिका में होते हैं। हाँ, तो
जेल में इन चर्चाओं और कई और मामले खुलने के 1 सप्ताह बाद चंदा की अदालत की तारीख आई तो उसे अदालत ले जाया गया। वहां उसके सास ससुर और पति ने उसे समझा दिया कि अब जो हो गया सो हो गया, शिकायत करने पर परिवार और मुसीबत से घिर जाएगा, भूल जाओ ये बात, अब किसी से नहीं कहना। चंदा वापस लौटी तो उसका चेहरा लटका हुआ था। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बताया, चादर से मुंह ढककर रोती रही। अगले दिन उसने बताया कि ये शिकायत नहीं करेगी क्योंकि जेल के अंदर तो साथ देने वाले बहुत हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं है। पुलिस वाले उसके परिवार को परेशान करेंगे तो वो कहाँ जाएगी। उसने मुझसे कहा, आपके महिला संगठन वाले भी नहीं आए कोर्ट में, हम क्या करेंगे अकेले, गरीब लोग हैं हम। मैं भी निरुपाय थी। चंदा ने पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। स्नेहा ने तो पुलिस वालों की करतूत अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी। पूजा ने भी नहीं। लोगों को उसके गाल का कालापन देखकर ये लगता रहा कि पुलिस वालों ने उसे मारा होगा, और उनके मारने को तो आम लोग अपराध मानते ही नहीं हैं। पुलिस वालों ने कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा ही कुकृत्य किया होगा जिसकी जानकारी हम तक पहुंची ही नहीं। ऐसी घटनाएं थानों में होती ही जा रही हैं। चंदा 3 महीने बाद जमानत पर छूटकर घर चली गई। जेल में ये चर्चा होती रही कि उसने पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिसके कारण ही उसकी जल्दी जमानत हो गई। इसके आगे की बातें हमें नहीं पता हैं। पता नहीं चंदा फिर से माँ बन सकी या नहीं। पता नहीं उसकी शादीशुदा जिंदगी इस घटना के बाद बच सकी या नहीं। इस जेल में तो उसे इतने शुभचिंतक, उसे सहानुभूति रखने वाले लोग थे। बाहर की जेल तो इस मामले में निर्मम है, बलात्कार जैसे मामलों में तो और भी ज्यादा। चंदा ने चोरी की या नहीं की, लेकिन पुलिसिया सत्ता ने चंदा के साथ उससे भी बड़ा जुर्म किया। दोहरी हिंसा की है, उसके साथ बर्बरता की है, साथ ही उसके गर्भ के बच्चे की हत्या की है। तो मुकदमा किस पर चलना चाहिए, सजा किसे मिलनी चाहिए? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी चंदा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसी प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी जूही शुक्ला को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।